का नाम ले नहीं रहा हूं और मेरे सामने उपस्थित सारे किसान भाइयों और बहनों, युवा मित्रों, मैं हमेशा कृष्ण जी को कृष्णा ही कहता हूँ। हरे कृष्ण। शुरू से उन्होंने सबसे पहले जब उन्होंने प्लांट लगाया था तो उस टाइम मैं सुमोल डेयरी का उत्तराधिकारी था, तो उस नाते उन्होंने इनविटेशन दिया था और उनके प्लांट पे मैं गया था। हालांकि मेरे साथ बहुत कम बोलते हैं, कम बातें करते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं, वो आज मुझे महसूस हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बोलते ज्यादा हैं और काम में जीरो होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ नहीं बोलते हैं फिर भी बहुत अच्छा करते हैं। इनमें से ये कृष्णा है। और जब यहाँ बोल रहे थे तो मुझे जो भी टूटा फूटा समझ में आया तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद महाभारत के कृष्णा की तरह वो भी यहाँ पर अच्छी बातें कर रहे हैं। और जैसे नाम है वैसे गुण होने भी जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना और ब्राह्मण की तरह जीवन जीना, ये जरूरी नहीं है। कर्म से आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जीना आप ब्राह्मण की तरह जी सकते हैं। और हमारे देश की ये परंपरा रही है, हमारे देश की ये भव्य संस्कृति का दर्शन अगर आप करते हैं तो हर जगह पे आपको ये लगेगा कि वेदों और पुराणों की जो बातें हुई हैं उसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि इस जगत में कोई मेरे अलावा संपूर्ण नहीं है। इसीलिए भगवान ने वेदों की एक सुक्ति में ये भी कहा है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस जगत में संपूर्ण कोई नहीं है, चाहे वो पशु हो चाहे वो मानव हो, लेकिन स्वयं नारायण के अलावा कोई संपूर्ण नहीं है। और नारायण के अलावा कोई इतना अच्छा ज्ञान प्रदान भी नहीं कर सकता। बहुत सारे साधु संत फकीर वकीर इस देश की संस्कृति के लिए, उस संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को जागृत करने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, हमें समझाते हैं और हम लोग सुनते भी हैं। और मैंने ये भी देखा कि मेरी गतिविधि जो शुरू हुई थी सन 1995 में, 95 में, तब से लेकर के आज तक ये मेरे लिए 8वां स्टेट है। 8 राज्यों में मैंने काम किया है, मेरे लिए 8वां स्टेट। हिमाचल से शुरुआत करी, पंजाब में रहा, हरियाणा में रहा, उत्तर प्रदेश में रहा, दिल्ली में रहा, राजस्थान में रहा, गुजरात में रहा, आपके पास आया, कुछ समय मध्य प्रदेश में भी काम किया। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये महाराष्ट्र में आने के बाद मैं पिछले 6 महीने से ही महाराष्ट्र में वैसे आया हूं। हालांकि गुजरात में बैठ करके महाराष्ट्र का कारोबार पहले संभालता था, लेकिन इस भूमि में आने के बाद मुझे ये जरूर महसूस हो रहा है कि ये पावन भूमि है, धार्मिक भूमि है और यहाँ के लोग भी इतने शिस्तबद्ध हैं कि आप इतनी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं लेकिन कहीं से आवाज भी नहीं आ रही। जब हम ऐसे ही बैठे थे तब भी, और आज सबके बीच में बैठे हैं तब भी। आप सब लोग किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, पशुपालन और खेती का व्यवसाय आपने स्वीकार कर लिया है या कर ही रहे हैं। और भगवान ने हमें ऐसे घर पे जन्म दिया है कि जहां पर शुरुआत ही सुबह उठ के गाय के दर्शन से होती है, पशुओं के दर्शन से होती है। और अन्नदाता के रूप में हमें ये रोल भगवान ने दिया। इस जगत का अगर किसी को तात कहा गया है, बाप कहा गया है, तो ये सिर्फ किसान को उपाधि मिली है और किसी को नहीं मिली।
और किसान होने के नाते मुझे भी गर्व है कि मैं भी किसान परिवार में पैदा हुआ हूं। आज मेरे पास करीबन 250 से ज्यादा भैंस है, 100 से ज्यादा गाय है, और फिर भी मेरा सौभाग्य रहा है कि 25 साल से डेयरी इंडस्ट्रीज के साथ किसानों के बीच में काम करता हूं। मुझे ये शौक है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद भी किसानों के बीच में रह करके किसानों के लिए काम किया जाए, ताकि मैंने वो भी समय देखा है कि एक बाल्टी लेकर के, डोली लेकर के मैं भी कभी वहां पर सोसाइटी लेवल पे दूध डालने के लिए खड़ा रहा। और आज तब से लेकर के आज, मतलब उस टाइम शायद मेरी उम्र 10-12 साल होगी, जब मेरी माँ मुझे भेजती थी कि जाओ डेयरी में और ये दूध डाल के आ जाओ। और जब वो दूध डालने में जाता था, लाइन में खड़ा रहना, नंबर आए तब तक वेट करना, फिर अच्छे बर्तन में वो दूध डालना। और तब से लेकर के ये विचार जीवन में यही रहा करता था, ये दूध, मेरा डाला हुआ दूध, मेरे घर का दूध, मेरे गांव का दूध शहर में जा रहा है, वहां प्रोसेसिंग हो रहा है, वहां पैकेजिंग हो रहा है, इसमें से प्रोडक्ट बन रहा है, और कई सारे शहरवासी, बच्चे, बूढ़े, जवान ये प्रोडक्ट को खाते होंगे। और ये वही दूध है जो हम खा रहे हैं, उसी दूध को हम वहां भेज रहे हैं। वो तब से पता था, तब से लेकर के आज तक कभी दूध में मिलावट करने का विचार आता ही नहीं। और जब हम लोगों ने इतना सोचना शुरू कर दिया होगा या कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि दूध और दूध की बनावट में कहीं पर भी मिलावट आएगी। ऊपर से लेकर के नीचे तक आप ये समझो, हर जगह पे सिस्टम बिगड़ी हुई है। एक किसान ही ऐसा बचा है कि जो घर पे दूध पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, लेकिन कभी मिलावट नहीं करता। लेकिन किसानों को भी मिलावट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और हो सकता है कि 100 में से 5-10 किसान भी मिलावट करते भी हों। लेकिन मैंने जब तक देखा है और सुना है, तो कोई भी किसान कभी भी दूध में मिलावट नहीं करता। लेकिन साथ साथ अभी मैं कराड़ साहब से बैठे बैठे यही बातें कर रहा था ऊपर, कि कोई भी गाय या भैंस गलत दूध नहीं देती। कोई भी गाय या भैंस गलत दूध नहीं देती, ताकि वो गाय या भैंस समझ रही है कि मैं जो दूध निकाल रही हूं वो मेरा बछड़ा भी पी रहा है और मेरा मालिक भी पी रहा है, इसीलिए वो कभी भी गलत दूध नहीं देते। बहुत सारे लोग जब हम फील्ड में जाते हैं बोलते हैं, अरे सर हमारे वहां तो ऐसे ना बैठता ही नहीं है, प्रोटीन बैठता ही नहीं है। शायद आज तक 100 में से 99 केस में तो ऐसा नहीं, ताकि वो पशु है और पशु होने के बावजूद भी वो समझ रहा है। लेकिन इस देश में या इस सृष्टि पे सबसे ज्यादा अगर मिलावट करना इससे भी ज्यादा किसी ने सिखाया हो तो मनुष्य ने सिखाया। और ये सारे पैसे के खेल हैं। दूध में पानी मिला लो, दूध का वॉल्यूम बढ़ा लो, फैट पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, एसएनएफ पे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन 2 लीटर दूध बढ़ेगा, उसके जो पैसे मिलेंगे उसमें सरभर हो रहा है। इसलिए कोई इश्यू नहीं है, दूध में पानी डालो। ये हमारी सोच है और ये गलत सोच है। दूध में जब तक पानी डाल रहे हैं तब तक भी समझा के उसको माफ किया जाए कि भाई ये दूध में जहर नहीं मिला रहा है, पानी मिला रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग आपके वहां से जब दूध जाता है, कहां, गांव की सोसाइटी पे, और वो जो सेक्रेटरी साहब बैठे हैं वहां पर आपसे जो दूध लेने वाले, हो सकता है आप में कोई सेक्रेटरी होगा, बुरा मत मानना, जो सचिव साहब जिनको बोलते हैं, वो सचिव साहब भी ये समझते हैं
कि जो किसान दूध लेकर के आया है या आ रहा है उसमें से भी मैं थोड़ा फैट मार लूं, थोड़ी एसएनएफ मार लूं और आखिर में जाकर के 5-10 लीटर पानी मिला लूं और उसको पूरा बैलेंस करके मैं आगे भेज दूं, ताकि मुझे जो आय हो रही है इसके अलावा और 25 लीटर की आय बढ़ जाएगी, मेरा काम और हो जाएगा। ये इनकी भी एक गलत सोच है। और चोरी की शुरुआत होती है वहां से, सोसाइटी से, बीएलसी से। और वहां पर जब वो किसान देख लेता है तब वो किसान भी समझ जाता है कि सचिव साहब कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत। तो ये सारे वाद और विवाद की बातें हैं और वहां से होता है चोरी की शुरुआत। बहुत सारे लोग आज महाराष्ट्र में से दूध कलेक्शन कर रहे हैं। पूरे भारत में कई सारे राज्यों में मैंने देखा है जहां जितनी कंपटीशन नहीं है इससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा ही कंपटीशन। करार साहब, मैं अगर गलत नहीं हूं तो महाराष्ट्र में है। हर कदम पे दूध लेने वाले लोग बैठे हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि कोरोना के काल में कोई दूध लेने तक नहीं आता था और कहां दूध डालें ये सबसे बड़ी एक समस्या थी। और उस टाइम जो अच्छे प्लेयर थे, जो सहकारी क्षेत्र का काम करते थे, जिनको किसानों की कुछ पड़ी थी, किसानों के बचाव के लिए कुछ सोच रहे थे, ऐसी संस्थाओं ने दूध जारी रखा था, लिया था। और उनमें से एक सुमूल डेयरी भी थी जिसने 6 लाख लीटर दूध, शायद कृष्णा अगर मैं गलत नहीं हूं तो महाराष्ट्र में से लिया था। और उसी टाइम मैं ही वहां का कार्यकारी था। जब महाराष्ट्र में से मैं 6 लाख लीटर दूध ले रहा था तो बहुत सारे लोग उंगली कर रहे थे कि चौधरी साहब महाराष्ट्र में ऐसा तो क्या है कि गुजरात का दूध छोड़ के आप महाराष्ट्र से ले रहे हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा था किसान के बेटे होने के नाते कि वहां पर भी मेरे कई सारे स्पेशलिस्ट बैठे हैं, ऐसे किसान बैठे हैं कि जिनका घर का चूल्हा ये दूध है तो चल रहा है, जब दूध नहीं होगा तो क्या करें। मैनेजमेंट भी समझदार था और मैनेजमेंट ने वो विश्वास संपादन मेरे में किया था और हमने आपसे 6 लाख लीटर दूध लिया था। और आज भी यहाँ पर सुमन डेयरी भी दूध ले रही है, पंचमहाल भी ले रही है, खराट साहब भी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग दूध ले रहे हैं और इसमें हम भी दूध ले रहे हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र मेरा दूध का दूध ही है, कंपनी बदल गई, गुजरात में से महाराष्ट्र में आ गए और महाराष्ट्र की एक कंपनी में हम जुड़ गए। आज वहां काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो जिनका ऋण खाते हैं उनका काम करना चाहिए और जिनका ऋण खाते हैं उनके गुणगान भी गाना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि जिसका ऋण खाया है उसको भूलना भी नहीं चाहिए और उसके दुर्गुण भी नहीं गाने चाहिए। तो जितनी भी संस्थाएं आपसे दूध उठा रही है सारी संस्थाएं अच्छी है। संस्था की सोच कभी भी गलत नहीं होती है। सोच गलत होती है हमारे सचिव साहब की, हमारे प्राइमरी ट्रांसपोर्ट लेकर के जो दूध लेकर के आ रहे हैं ट्रांसपोर्टर की, और बीच में बैठे हुए कई सारे दलालों की, जिनको हम बोलते हैं ब्रोकर। इनकी नियत में खोट होने की वजह से संस्थानों में दूध गलत जा रहा है और संस्थानों में गलत प्रोडक्ट बनते हैं जो आप और हम खाते हैं। तो हमें वहां पर बदलाव लाना पड़ेगा कि जहां जिस सचिव को हम दूध डाल रहे हैं वो सचिव साहब की आंखें हमें खोलनी पड़ेगी कि सर हमारे से दूध लीजिए लेकिन हमारे दूध के साथ मिलावट ना कीजिए। और आपके वहां से दूध उठाने वाले जो वाहतुक कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका भी आप ध्यान रखें कि वो भी मिलावट ना करें। आजकल फैट, एसएनएफ, प्रोटीन, एसिडिटी, ये सारे पैरामीटर जो है ना वो तो है, लेकिन इसके अलावा एक और पैरामीटर आ गया जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दवाइयां जो हम भी खाते हैं, हमारे पशु भी खाते हैं, वो दवाइयों का भी इसमें गलत रोल है। आप ये कहेंगे कि अगर गाय बीमार होगी, भैंस बीमार हो गई तो दवाई तो करनी पड़ेगी। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में आपके पेरेंट्स, माँ बाप, दादा दादी जो भी थे या मेरे भी थे, वो घरेलू उपचार करते थे। आज भी हमें सर्दी जुकाम अगर घर में हो जाता है तो घरेलू उपचार कर देते हैं कि चल छोड़, ये दवाई लेने की जरूरत नहीं है,
और कोरोना ने तो सबको घरेलू उपाय करना सिखा दिया। हॉस्पिटल में जाओगे तो मर जाओगे, यही बात थी उस टाइम की। जो हॉस्पिटल गया वो तो वापस नहीं आया, वो तो वहीं से सीधा राम राम, ना कोई मिल पाया ना कुछ हुआ। इससे बेटर ये है कि घर में मरेंगे, जो भी दवाई करनी होगी वो घर में करेंगे। और लोगों ने अपने घरेलू उपचार स्वीकृत कर लिए और किया। पशुओं में भी हम कर सकते हैं। पशुओं का रख रखाव रखने में कहीं पर हम तकलीफ में हैं, या टाइम नहीं है, या करना नहीं चाहते हैं, या समझ में नहीं आता है। शायद ये बहन जी पहले कुछ कह रही थी, श्वेत करियो की जो बात हो रही थी कि अगर पशुपालन का कोई व्यवसाय कर रहा है तो समझो कि कुछ भी नहीं है, ऐसा आजकल लोग समझते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझ रहा हूं कि सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धंधा है, कोई बिजनेस है, तो वो है पशुपालन। आज की तारीख में एक भी व्यवसाय ऐसा नहीं है कि जहां करप्शन ना हो। मैं महाराष्ट्र के रोड की हालत देख रहा हूं, हालांकि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में भी ऐसा है और जगहों पे भी ऐसा है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा ही है। अभी कल मुझे कोई बता रही थी कि नासिक से पुणे रोड जा रहा है, सॉरी नासिक से जो अहमदनगर रोड जा रहा है वाया शिरडी होकर के अहमदनगर जो रोड जा रहा है उसको बंद किया गया है। तो मैंने बोला बंद क्यों किया गया है? तो हमारे अधिकारी बता रहे थे, मैंने सोचा कि शायद रिपेयरिंग हो रहा होगा इसलिए बंद किया है। कि नहीं साहब, गड्ढे बहुत हो गए हैं तो एक्सीडेंट रोकने के लिए रोड बंद कर दिया गया। ये हालत है हमारे राज्य की या हमारे देश की। तो गलत तो हर जगह पे हो रहा है। रोड कॉन्ट्रैक्टर भी गलत करते हैं ताकि उनको भी बड़े बड़े कमीशन देने पड़ते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर गलत कर रहे हैं, डॉक्टर गलत कर रहे हैं, इंजीनियर साहब गलत कर रहे हैं। आजकल टीचर जो जिनको हम गुरु की उपाधि देते हैं वो भी ये समझते हैं कि स्कूल में कम पढ़ाया जाए, ट्यूशन में ज्यादा पढ़ाया जाए ताकि बच्चे ट्यूशन करने आए और डबल इनकम हो जाए। गलत कहानी है, हर जगह पे कदम कदम पे गलत है। इसीलिए मैं ऐसा समझ रहा हूं कि किसान के घर पे गलत नहीं। किसान अच्छी तरह से अगर देखभाल करे अपने पशु की, साइंटिफिक तरीका थोड़ा सा अपना ले कि मेरे वहां जो गाय है, मेरे वहां जो भैंस है, उसको सही टाइम पे सही चारा मैं दूं, टाइम पे उसको पानी पिलाऊं, उसकी खुराक में कहीं मैं कटौती ना करूं, और जो भी खुराक उसको दे रहा हूं, पशु आहार जो दे रहा हूं, वो पशु आहार भी साइंटिफिक पद्धति से बना हुआ मैं उसको डालूं, ना कि मैं खल में चले जाऊं। मतलब कई सारे लोग ऐसे खल बिनोला डाल देते हैं, वो गेहूं की चूरी डाल देते हैं, मक्के का ऐसे ही मतलब कटौती करके उसको डाल देते हैं। मतलब हम डाल तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन हमारी सारी सिस्टम बिगड़ी हुई है, एफजेड सिस्टम है, जो सिस्टम को हम अच्छी तरह से बनाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा पशु दुखी हो रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि आपके सामने दाल चावल ऐसी सूखी सब्जी या हरी सब्जी में रख दूं, आटा भी रख दूं और बोल दूं कि अब खा लो, कोई खाएगा क्या? ये तो कच्चा राशन हो गया भाई। हमें तो पक्का राशन चाहिए। जब तक रोटी नहीं पकेगी, दाल पकेगी नहीं, सब्जी पकेगी नहीं, हम खाएंगे कैसे? और ऐसा भी नहीं है कि अकेली रोटी पका लो और खा लो, कितने दिन खाओगे? कोई ऐसा बोले कि आज रोटी भी नहीं है, आज चावल भी नहीं है, सिर्फ दाल खा लो, तो दाल से भी पेट नहीं भरता। अरे सब कुछ छोड़ दो, आज के दिन सिर्फ मिठाई खा लो, तो मिठाई भी ज्यादा दिन नहीं चलती। दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, साथ में थोड़ा अचार चाहिए, तब टेस्ट आता है। यस, अब मजा आया खाने का। क्यों? बैलेंस मिला, वहां पर बैलेंस फूड हमें मिला। पशु आहार में क्या हो रहा है? आपने खल खिलाना शुरू कर दिया, रात को भिगो देते हो, सुबह खिला देते हो। अकेले खल में से उसको क्या मिलेगा? अकेली गेहूं की चूरी में से उसको क्या मिलेगा? अकेले सोयाबीन से वो क्या खाएगा बेचारा? हम लोग पशु के रखरखाव के लिए जो पशु आहार है, वो पशु आहार के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और जिनकी वजह से हमारा पशु अच्छा, उसको पशु चारा मिल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी आ जाती है, कोई ना कोई उसमें कमियां रह जाती हैं, और इसकी वजह से वो दोबारा गाभिन भी नहीं होती, टाइम में दूध भी नहीं देती, अगर दूध देती है तो बढ़िया सा दूध नहीं देती। मतलब कि हम लोग पशुओं का रखरखाव अच्छी तरह से नहीं करते। हम जब मन करे तब उठ करके पानी पी लेते हैं, जब प्यास लगती है तब हम पानी पी लेते हैं। पशु को आपने बांध के रखा है और पानी वहां से
100 मीटर दूर रखा है, हम चाहेंगे तब मेरा पशु पानी पिएगा, वो अपनी मर्जी से नहीं पिएगा। क्या ये हमने वादा कर रखा है? पशु के सामने हमने पानी नहीं डाला, और अगर पानी रखा भी है तो शुद्ध पानी नहीं रखा। भाई हम हर रोज सुबह पानी, हमारे घर वाले सुबह मटका खाली करके नया फ्रेश पानी भरते हैं, तो पशु को भी फ्रेश पानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 महीने से टंकी भरी है, इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, इसमें एल्गी जमी पड़ी हुई है और हम टंकी साफ ही नहीं कर रहे हैं और वही पानी पिलाते जा रहे हैं, तो वो पशु बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा? पशु हमारा घर चला रहा है, पशु हमें दूध दे रहा है, वो दूध हमारे बच्चे खा रहे हैं, वो दूध हम बाहर बेच करके पैसे जो कमा रहे हैं, इसमें से हमारे सामाजिक व्यवहार चल रहे हैं, घर चल रहा है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस पशु के आधार पर मेरा घर चल रहा है, तो मुझे इस पशु को संभालना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे बड़े भाई, एक बार मैं दिल्ली में था और वहां पर आ गया, तो मैंने कहा कि भाई साहब अब आए हो तो हफ्ते 10 दिन रुक जाओ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, रुक गए। 3-4 दिन जब हुए, सुबह सुबह जब मैं जगा तो मैंने उनको ऐसे ही सोफे पे बैठे पाए। मैंने बोला भाई साहब तबीयत ठीक नहीं है क्या? कि नहीं तबीयत तो ठीक है। मैंने बोला ढीले नजर आ रहे हो, सुस्ती नहीं है क्या? इतना बोलते बोलते तो उनकी आंखों में से पानी निकल गए। मैंने बोला भाई साहब क्या कोई बात हो गई? आंख में आंसू कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला मुझे तो मेरी गैया याद आ रही है, मुझे तो घर जाना पड़ेगा, नहीं मेरे गैया मेरे पशु मुझे याद आ रहे हैं, और मैं यहाँ बैठ करके क्या करूंगा? मैं तो सुबह 3 बजे उठने वाला बंदा, पशुओं में जाने वाला बंदा, रात तक उनका काम देखता हूँ, पूरे दिन उनके बीच में रहता हूँ, तो मुझे तो आपकी दिल्ली की दुनिया जमती नहीं है। भाई साहब मेरी टिकट कराओ और कल मुझे घर भेज दो। ये होता है पशु के प्रति प्यार, ये होता है पशु के प्रति प्रेम। आप जब इतना प्यार अपने पशु से करोगे कि नहीं मैं मेरे पशु से अलग नहीं रह सकता, पहले उसने खाना खाया या नहीं खाया, उसने पानी पिया या नहीं पिया, उसको नहलाया या नहीं नहलाया, उसको अच्छा चारा दिया या नहीं दिया, ये मैं देखूंगा, तब मैं मेरा काम शुरू करूंगा। ये पशु के प्रति प्रेम हमें जागृत करना पड़ेगा पशुपालक होने के नाते। बहुत सारे वक्ता है, ज्यादा नहीं कहूंगा, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरी एक ही आपसे बात है कि जो एंटीबायोटिक की मैं बात कर रहा था, जिन पशुओं को हम दवाइयां डलवा रहे हैं, इंजेक्शन डाल रहे हैं, वो इंजेक्शन का असर, वो दवाइयों की असर, उसका जो दूध निकाल रहे हैं वो दूध में भी आता है, और वो दूध खाने से हमारी सेहत खराब होती है, हम बीमार होते हैं, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसीलिए फॉरेन में ये रूल आ गया कि जो पशु को दवाई डलवाई है, इंजेक्शन डलवाया है, उस पशु का दूध उसके बच्चे को भी मत पिलाओ, लेकिन निकाल करके उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको ऐसे ही गटर में डाल दो। ये फॉरेन में नियम आ गया। बीच में हमारे कुछ फॉरेनर्स आए थे, हमारी डेयरी में आते जाते रहते, ताकि फॉरेन कंपनी है, तो एक चिलिंग प्लांट पे मैं उनको विजिट में लेके गया, तो वो चिलिंग सेंटर के जो ओनर थे कृष्णा भाई की तरह, उन्होंने केसर डाल के दूध बनाया था, और जैसे हम चाय देते हैं वैसे उन्होंने दूध सबको दिया। दूध हमने पी लिया, हमारे 2-4 अधिकारियों ने भी पी लिया। हमारे जो फॉरेन के अधिकारी आए थे उन्होंने रख तो लिया, मना नहीं किया, कप लिया, अपने टेबल पे रख दिया, और जब हम उठे तो दूध ऐसे का वैसा पड़ा था, उन्होंने पिया नहीं। मैंने उनको प्रश्न किया, सर आपने दूध नहीं पिया? तो उन्होंने मुझे क्या बोला, भारत के दूध में एंटीबायोटिक पॉजिटिव, इसीलिए हम ये दूध नहीं पिए। अरे व्यवसाय यहाँ कर रहे हो, दूध यहाँ से उठा रहे हो, खुद तो दूध पी नहीं रहे हो। लेकिन उनकी बात में दम है कि आप लोगों को एंटीबायोटिक दूध बंद करना पड़ेगा, और इसीलिए लैक्टलिस इंडिया ने, प्रभात डेयरी ने आज जो 9 लाख का हमारा 8.5-9 लाख का जो दूध हम ले रहे हैं, इसमें से 60% दूध हम एंटीबायोटिक फ्री है। और हमारे किसानों को जाकर के घर घर जाकर के हम जागृत करते हैं कि जो पशु की सारवार कराई है भाई साहब, वो पशु का दूध आप मत डालो, ताकि वो दूध हमारे पास आएगा, उसका प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट हमारे भारत के लोगों के पास ही जाएगा, वही लोग खाएंगे, बीमार होंगे, तो हमारे देश के सज्जन नागरिक के लिए हम ये रोग
फैलाने का काम कर रहे हैं, रोग मुक्ति का काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी मेरी ये विनती है कि जो भी पशु को आप दवाइयां डलवा रहे हो, 1-2 दिन तक उस पशु का दूध आप ना पियो, ना किसी को पिलाओ, ना आप डेयरी में डालो। और ये नियम आएगा, नियम है, नियम आया हुआ है, लेकिन हमारे फूड सेफ्टी के अधिकारी सब बिके हुए हैं, जिनकी वजह से ये दूध हम लोग भी ले रहे हैं या और लोग भी ले रहे हैं, लेकिन गलत है। दवाई डाला हुआ दूध हम नहीं ले सकते, ताकि वो जहर है। तो आगे से इसका भी आप ध्यान रखें। मैं यहाँ पर आया, आप सबके दर्शन का मुझे अवसर मिला, कृष्णा ने बुलाया और इन सब सज्जनों से मिलाया। और आगे दीपावली भी आ रही है, तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत अच्छा काम करें, आगे भी दीपावली में ऐसे ये बड़ा हॉल भर जाए, ऐसे लोग यहाँ पर आने चाहिए। आप लोग पूरी नीतिमत्ता से काम करें, नियति से काम करें, ईमानदारी से काम करें। ये दूध का व्यवसाय है, इतना समझ लो। जो दूध मेरे घर में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा बच्चा पी रहा है, अगर ये दूध मैंने गलत बाहर दिया तो ये कोई और बच्चा पिएगा, कोई और वृद्ध पिएगा और वो मरेगा, तो उसका पाप मुझे लगेगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि मैं मेरे हाथों से कभी गलत नहीं होने दूंगा, ना करूंगा। तो पशुओं का रखरखाव अच्छी तरह से करें, दूध अच्छा डेयरी में डालें और आपकी खुद की सेहत का भी ध्यान रखें। देश की सुरक्षा और सेहत भी हमारा धर्म है, कर्म है। हम किसान हैं और किसान सबका तात है, तो तात या बाप होने के नाते सबका ध्यान रखने की जिम्मेवारी हमारी है। चाहे सरकार हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन हम अन्नदाता है, तो हमारा हाथ देने वालों में से है, लेने वालों में से नहीं है। तो अनाज हम पैदा कर रहे हैं, दूध हम पैदा कर रहे हैं, तो हम इस देश की जनता को जिंदा रखने का काम करते हैं। हम मां अन्नपूर्णा का काम पूरा करते हैं। इतना कहकर मैं मेरा वक्तव्य पूरा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।